ये भी डाउट सेशन है। डाउट सेशन में आपके सवालात आप पूछ सकते हैं। सर। हाँ। जी पूछिए। हाँ। और सर एक्चुअली ना हॉल टिकट पे जो ना फादर का नाम दिया हुआ है हमारे, और बाकी जो जी। सारे डॉक्यूमेंट्स है ना उस पे हमारे हस्बैंड का नाम है। तो ओके। कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करना होगा फिर कल के लिए? ये फादर नेम और हस्बैंड नेम जो आता है, तो कभी कभार क्या होता है उसके लिए आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो रहेगा, इसकी ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारों को फेस हो सकती है, तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते, यानी कि आधार वगैरह चेंज। तो क्या करना है, आधार लेकर जाना, प्लस में जो है तो पैन कार्ड ले लेना है। पैन कार्ड के ऊपर आपको फादर नेम मेंशन हो जाता है, उनको बता देना है बस, प्रूफ। टीसी वगैरह भी साथ आप रख सकते हैं, मतलब हाँ उनको ओरिजिनल चीज़ें लगती है, ये ओरिजिनल लगते हैं देखने के लिए। तो ओरिजिनल चीज़ें वो देखेंगे, और साथ में क्या करना है आपने, एक ब्लैंक पेज लेकर चले आना है। ब्लैंक पेज, क्योंकि ये लगता है आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए। अगर कुछ भी, अगर इनकेस आपको प्रॉब्लम आती है, तो एप्लीकेशन लिखकर वो वहाँ पर आपको मतलब इंट्री दे देंगे। तो उस वजह से आप ये लेकर जा सकते हैं। तो ये मतलब ये एक सवाल हो गया, उसके वास्ते आप ये डॉक्यूमेंट साथ में रख सकते हैं, मतलब एक से दो डॉक्यूमेंट बाहर जो भी आप लेकर जाएंगे उनको रखने के लिए दे सकते हैं आप। उसके अलावा और कोई सवाल? सवाल जल्दी जल्दी पूछिए, लिख कर रखिए जिसको याद नहीं आ रहा था। बोलिए और सवाल। सर वो जो ये है ना वो हमको बता दीजिए, वो जो सब सेट्स के जो जो अल्फाबेटिकल हिसाब से दिए रहते हैं ना, सेट ओ सेट एम, तो उसको हाँ ना ओएमआर शीट पे कैसे फिल करना है, क्या है वो चीज एक बार बता दीजिए ना। हाँ, तो वो मतलब ये आप बोलना चाह रहे हैं कि जो सेट आता है मतलब ओएमआर शीट, तो उसके ऊपर हाँ जो सर। डिटेल्स रहती है, डिटेल्स वो क्या डालना रहेंगी। तो डिटेल्स में क्या है, वहाँ पर वो हम्म। हेल्प भी करेंगे तकरीबन टाइम चालू होने से पहले। तो बिफोर स्टार्टिंग टाइम में आपको क्या करना होगा कि आपका जो सीट नंबर है, सीट नंबर और सेट नंबर, सेट का नंबर, वो वहाँ पर कुछ ब्लैंक कॉलम्स रहेंगे जिसको आपको ओएमआर शीट के हिसाब से, मतलब उस पर ओएमआर वे में लिखना होगा। ओएमआर वे में मतलब उसको अगर 1 2 3 4 है सपोज, जैसे कि अगर आपका कोई अगर ऐसा सेट आता है, या फिर आपका सीट नंबर जो भी है 2 5 1 3 ऐसे 4 या 0, तो उसमें जो कॉलम्स रहेंगे 1 से लेकर 5 की या 10 की सीरीज, तो उसमें फिर आपको 2 के नंबर के नीचे 2 को सर्कल करना होगा, 5 के नीचे 5 को। ऐसे मतलब ओएमआर वे में उसको मतलब सर्कलिंग करना होगा, सर्कलिंग। हाँ, मतलब उसका सेट नंबर बोल रहे हैं ना। सेट तो नंबर भी और मेन जो सीट। बुकलेट होती है ना, तो मेन बुकलेट का जो कोड नंबर ऑटोमेटिकली मतलब और हमारे शीट में मेन फिल जो, होता है। हाँ मेन प्लस बुकलेट का सेकेंड जो बुकलेट नंबर में रहेगा होता है। ओएमआर का, अगर जैसे कि सपोज कीजिए सेट, सेट की अगर जो बात कर रहे हैं हम, सेट नंबर ये ऑलरेडी उसके ऊपर लिखा होगा कभी कभार। तो उसमें क्या आता है ज़्यादातर कि वो ऑलरेडी लिख कर आता है, बाकी सीट नंबर लिखना होगा उसमें, हाँ सीट सीट नंबर। नंबर, और और जो क्या लिखना सेकंड होगा? लैंग्वेज रहती है ना, तो सेकंड लैंग्वेज का सेम कोड रहता है बट मेन कोड। हाँ। एम है तो एम ही फिल करेंगे और कोई और टेलीग्राम में। हाँ, तो उसमें दो तीन तरीके रहते हैं, तो उसको एक और एक वीडियो इसके साथ भेजेंगे जिसमें आपको बता दिए जाएंगे किस तरह से फिल करना है इसके ऊपर। हाँ सर, वो ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा समझ हाँ। में आ जाएगा फिर। हाँ, प्रैक्टिकली डायरेक्टली। उसके हाँ अलावा सर, वो और उसमें कोई? जैसे अभी लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू है, जैसे तो अभी वो समझ में नहीं आता कि सब इंग्लिश हाँ, में भी ये दो सबसे रहेगा, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू। बराबर ये दूसरा वाला सब्जेक्ट पॉइंट। है उर्दू उसमें। राइट, तो ये लैंग्वेज वन के लिए कभी भी याद रखना है, किसी भी कुछ भी लैंग्वेज होने दीजिए, 20 अगर जो जुबानें हैं, तो 20 जुबानें में से 1 से लेकर 20 जितने भी जुबानें हैं, तो किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है। जिसने फर्स्ट लैंग्वेज लिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज जिसकी भी है, तो चाहे वो कुछ भी हो जाए, बात ये नहीं चली कि क्या लिए हुए, तो उसको आपको फिल करना होगा 91 to 120 के हिसाब से। 91 to 120 के क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना होगा, मैंने ये वाले। म्यूट करके। लाइव। हाँ, तो ये फर्स्ट लैंग्वेज में क्या करना होगा, 91 to 120 ये क्वेश्चंस। और जब भी सेकेंड लैंग्वेज अगर आप करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज में, तो इसमें आपको 121 to 150 के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे।
ये याद रखना है। आप कुछ भी लीजिए उसमें, इधर उर्दू लीजिए, पहले में लीजिए, बाद में लीजिए, मत लीजिए, इंग्लिश हिंदी जो भी रहेगा तो आपको ये वे में करना होगा। और उसके अलावा सवाल? बहुत सारों को कंफ्यूजन होता है कि कब पहुंचना है पेपर के लिए। 7:30 बजे रिपोर्टिंग अगर है तो हाँ, साढ़े सही सात से। की रिपोर्टिंग। हाँ, इसको आप 9:30 से चालू रहेगा पेपर। 9:30 टू 2 PM। इसको 2 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, तो इस बार क्या है, पेपर सेकंड फर्स्ट में है पहले। और 2 बजे से कब तक है पेपर 1? 4:30। 9:30 से ये पेपर 2 तो पहले है ना सर? हाँ, पेपर 2 पहले और ये हाँ। पेपर 1 बाद में। और इसकी जो रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब ये दो टाइमिंग अलग है। ये टाइम जो हो रहा है, ये वाला एग्जाम टाइम है 9:30 से, हाँ। ये वाला। और एक टाइम कौन सा होगा, रिपोर्टिंग। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, ये पेपर 1 और ये पेपर 2। तो पेपर 2 को सुबह जाना है। आप लेट कितना हो सकते हैं आप, जैसे अगर उसके ऊपर 7:30 AM को रिपोर्टिंग है तो आप 8:30 तक भी कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी इसको नहीं देना है। मतलब आप घर से निकल रहे कि 8:30 तक भी गए तो चलता है, तो मतलब रश मिल सकता है आपको, गाड़ी पंक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको 7:30 को ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी को ऐसा लग सकता है कि ज़्यादा टाइम यहाँ पर रुकना पड़ेगा और एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, एनर्जल वगैरह भी लेकर जा सकते हैं आप। और उसी तरह से लेट पहुँचने में आपको ऐसा नहीं कि 7:30 को ही वहाँ रहना है, नहीं तो कुछ भी नहीं। आप घर में जो है तो आपने बता देना है कि बस 7:30 को पहुंचना है। तो घर में जो भी आपको छोड़ने वाले रहेंगे, भाई वगैरह कोई भी, तो उनकी प्रायोरिटी बनेगी कि 7:30 का उनके माइंड में लगेगा। जिसको उनका जो गोल बना के चलेंगे, तो अगर वो लेट भी पहुंचते हैं तो वो 7:45 या 8 तक पहुंच पाएंगे। उनको नहीं बताना है कि मतलब जैसे इतना लेट भी वैसे चलेगा। और आप इरिटेट नहीं होंगे कि अगर सामने वाला अगर तैयार नहीं हुआ जल्दी और आप बोल रहे हो उसको कि मेरा पेपर आज ऐसे हो जाएगा, तो मूड खराब हो जाएगा आपका। उसकी वजह से ये होगा कि उसका इम्प्रेशन पेपर में पड़ सकता है आपका, कि आपका मतलब नींद नहीं हुई थी, फिर बाद में ये सारी चीज़ें हो गई थी तो आप चिड़चिड़े हो गए, तो वहाँ पर एग्जाम में मतलब आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है। ऐसा हो सकता है। तो उतनी देर में आप नाश्ता वगैरह कर ले सकते हो। और पहले नाश्ता वगैरह करके जाने से ऐसा होगा कि उतना रिपोर्टिंग टाइम सारी चीज़ें होने में आपकी यहाँ पर बीच में एनर्जी लेवल कम नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या है कि रिपोर्टिंग टाइम है तो आपने 8:30 तक भी आप पहुँचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको प्रायोरिटी पहले ये नहीं देना है, क्योंकि जिसने भी अगर इसको प्रायोरिटी देता है तो ऑटोमेटिकली उसको 9 9:30 बज ही सकते हैं। लेकिन उसके बाद का फिर कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आगे क्या होगा। ले भी लेते हो इसमें, लेकिन आमतौर से जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उसको तो आधा घंटा पहले एंट्री बंद हो जाती है। तो हैबिट आपको टाइम की पंक्चुअलिटी डालना पड़ेगा। और जो 2 PM से जिसका पेपर 1 है, उनको रिपोर्टिंग टाइम है 12 बजे से। तो 12 PM से लेकर उनको रिपोर्टिंग टाइम है 2 PM तक। तो अब ये लोग भी अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 12 बजे ही आपने पहुंचना है, तो आप 1 बजे तक भी पहुंच सकते हैं वहाँ पर। तो मतलब आप 1 घंटा मतलब पहले तक में मतलब पहुंच गए तो भी काफ़ी हो जाएगा सेंटर के दूर नज़दीक के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल कि 12 था तो आप 11 बजे और 1 घंटा पहले चले गए, फिर आपको मतलब इतना रुकना पड़ा यानी। और आपने प्रायोरिटी 10 बजे से निकाल ली, तो वो चीज़ नहीं करना है बस कि बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचने में। उतना देर मतलब घर में आप थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके या फिर थोड़ा 10 मिनट का नैप वगैरह ले सकते हैं कि माइंड मतलब ब्लड सर्कुलेट हो नर्वस सिस्टम तक। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो लोग जो पेपर 1 दे दे तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा एक रिलैक्स
जगह पर बैठना चाहिए थोड़ा सा। 5 मिनट मतलब आंखें बंद करके रखना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका माइंड मतलब और अच्छे से हो जाएगा। कंटिन्यूस अगर आप जागे हुए हैं तो अब पेपर 1 में वो लोग वीक पढ़ सकते हैं। तो जो डीएड वाले कैंडिडेट है, तो डीएड वालों का पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। उन्होंने अगर पूरी एनर्जी अगर इस पे लगा दी, बहुत टेंशन लेके कैसे करना है, तो डीएड वालों के लिए तो पेपर 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी। इसको एक वो शुरू में एक ट्रायल मॉक समझ के वो दे सकते हैं एक हिसाब से। अगर पास भी हो गए तो अच्छा है, लेकिन उनकी फुल प्रायोरिटी होनी चाहिए पेपर 1 पे। और जो बीएड वाले हैं, तो बीएड वाले डायरेक्टली पेपर सेकंड में होने चाहिए। और बहुत सारों के ऐसे भी कॉल आते हैं जिन्होंने बहुत पेपर किए हुए थे, लेकिन उनको पेपर 1 में अगर मिस हो गया था किसी वजह से, तो वो पेपर 1 में उनको एंट्री नहीं देते, क्योंकि उनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि हम सुबह नहीं आए थे तो शाम में दे सकते हैं कि दोपहर में। तो वो उनको वहाँ पर रोक देते हैं। तो वो उनसे सवाल नहीं करना है डायरेक्ट, मतलब आपने अगर स्किप भी हो जाता है पेपर, तो डायरेक्ट आपकी सीट के हिसाब से बैठ जाना है। तो वैसे में वो पेपर हो जाता है डायरेक्टली। यूपीएससी का भी, जिसका आईएएस वालों का भी मिस होता है सपोज इन केस, तो वो दूसरा दे सकते हैं, लेकिन वो काम में नहीं आता ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर आपके काम में आ सकता है पेपर 1 इन केस। खास तौर से बिल्कुल नहीं छोड़ना है पेपर। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। सर क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बताइए, एसएसटी के वास्ते ज्यादातर पेपर 2 में टाइम मैनेज कैसे करना सर? टाइम मैनेज के वास्ते सबसे पहले है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है या जिसके ऊपर आपकी कमांड है, तो आपने क्या करना है कि टाइम मैनेज के हिसाब से सबसे पहले तो फर्स्ट आप, अगर आपका अगर मदर टंग या फिर उर्दू अगर लैंग्वेज है, किसी का हिंदी है किसी का मराठी, तो फर्स्ट अगर सपोज कीजिए उर्दू है, तो उर्दू लैंग्वेज का अलग सेट मिलता है। अगर ये पहले नहीं मिल रहा और अगर आपको लग रहा है कि अभी सेट नहीं मिला, उर्दू अगर मिल गया तो डायरेक्ट चालू कर दीजिए उसको। कहाँ से करेंगे आप? 91 टू 120 तक पहले। तो इसमें क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा बहुत पहले मतलब अम, हो गया है ये पेपर। क्योंकि होता ही है कि आपने अगर हार्ड से शुरुआत की, तो आप हार्ड में ज़्यादा टाइम ले लेंगे। जो कि आसान है बोल के आपने उसको आगे रखा, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आते हुए भी आप सवालात को आपको जानबूझ के कुछ भी सेलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि टाइम आखिर में नहीं बचा था। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स लेना है, उसमें मतलब डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि मतलब टाइम मैनेजमेंट बोलो, या फिर शुरुआत, या फिर स्टार्टिंग की अगर बात करें हम, स्टार्टिंग ऑफ आंसर्स, ये स्टार्टिंग सब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए इजी टू डिफिकल्ट मैनर में। अब सबको कुछ भी हो सकता है, किसी को मैथ्स आसान जा सकता है तो मैथ्स कर सकता है। तो ऐसे इजी टू डिफिकल्ट वे में करने में फायदा रहेगा। मतलब रैंडम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी कि फर्स्ट क्वेश्चन को ये करना है। तो आप अलग अलग भी क्वेश्चंस इजी टू डिफिकल्ट वे में अगर जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको लगेगा कि मैं 90 तक पहुंच गया। और हार्ड चालू करने में ऐसा होगा कि आधा टाइम चला गया, तो अब आपका नर्वसनेस वगैरह बढ़ने लगी और आपको लगने लगा कि अब क्या होगा, इतना टाइम इसमें चला गया। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको इजी टू डिफिकल्ट मैनर में ये करना है। फिर या तो जिसका मैथ्स बहुत वीक है तो उसको लास्ट में रख दीजिए, या फिर एसएसटी वाले जो है, तो एसएसटी तो बिल्कुल भी लास्ट में करना रहेगा, क्योंकि सीडीपी और एसएसटी के मुकाबले में ऐसा उर्दू सब्जेक्ट हो गया। और लैंग्वेजेस जो होते हैं, अगर आपको इंग्लिश बहुत हार्ड जाता है तो उसको लास्ट में रखिए, फिर एसएसटी कर लीजिए, क्योंकि एसएसटी को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैथ्स साइंस वालों को भी, जो मैथ्स है मैथमेटिक्स, तो मैथ्स वाला साइंस के हिसाब से बहुत ही हार्ड होता है, जबकि साइंस थोड़ा आसान होता है। तो उन्होंने मैथ्स को सबसे लास्ट में रखना चाहिए। और एसएसटी वाले जो है, तो एसएसटी वालों ने या तो इंग्लिश हार्ड है तो इंग्लिश को, या फिर पूरा एसएसटी तो उनका डायरेक्टली चलता रहेगा 60 मार्क्स का। तो वो देख सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, आपके स्किप कर सकते हैं जो क्वेश्चंस बीच में आपको नहीं आ रहे, तो उसको टाइम नहीं देना है री रीड पे। आप एक बिल्कुल रीड करते जा रहे हैं, फिर आपने सोचे कि बहुत आगे जाके आप उसको और कर लेंगे, तो री रीड करने में आप 2 to 3 टाइम में देना ही नहीं है। एक बार में अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं करना है वाले से। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। सर रफ वर्क के लिए जगह मिलेगी क्या, जैसे मैथ्स वगैरह है तो पेपर क्या वगैरह बोले? मिलेगा क्या पूछिए। कुछ? किस सर लिए? वो रफ वर्क करना रहता है ना, उसके लिए हाँ, मैथ्स के कुछ सोल्यूशन कुछ, तो अगर रफ वर्क करना है तो उसके लिए कोई अलग से पेपर तो वगैरह रफ वर्क मिलेगा तो क्या, या अपने को नहीं स्पेस लेके जाना है। मिलेगी? हाँ, रफ वर्क के लिए मतलब उधर से शीट प्रोवाइड हो जाती है। शीट विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा। शीट होंगी, या फिर नीचे रफ वर्क के लिए आता है मैथ्स वालों को ज़्यादातर, कभी कभार में। तो हम्म।
क्वेश्चन पेपर के लास्ट में भी आता है कभी कभार, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में, लास्ट पेज पर भी होता है, तो वहां पर आप कर सकते हैं रफ वर्क। और उसके अलावा और क्वेश्चन? वो जो ओएमआर शीट रहेगी वो कंटिन्यू 1 to 150 तक के सारे रहेंगे ना सर? उसमें अपने को कंटिन्यू जैसे मैथ्स है, सीडीपी वगैरह सब कंटिन्यूड रहेगा ना पूरा? जैसे 1 to 30 तक के सीडीपी के क्वेश्चन है, फिर हाँ 31 से मैथ्स का स्टार्ट हो जाता है। तो वो हाँ सारी जो वो एक ही पेज पे रहेगा ना सारे ऑप्शंस, मतलब हाँ, ओएमआर वाला सारे जो उसी शीट हिसाब, होगा CDP वन टू कि थर्टी सब वो रहेगा। भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होगा? हाँ इस तरह से रहेगा, जैसे CDP होगा CDP 1 to 30। उसके बाद ये पेपर वन हाँ वालों के लिए यहाँ पर लिख देते हैं पेपर वन। अब पेपर वन के जो लिहाज से रहेगा तो वो CDP 1 to 30, और 31 से 60 तक कौन सा रहेगा? मैथ्स रहता है। फिर मैथ्स के बाद में हाँ 61 से क्या साइंस। रहता है? 61 to 90 EVS। 61 to 90। हम्म। ये EVS रहेगा। और फिर लैंग्वेज वन 91 to 120 लैंग्वेज वन तक फिर आ गया। लैंग्वेज। और हाँ लैंग्वेज हाँ। टू जो रहेंगी तो वो 121 to 150 रहेगा। वन ये फिफ्टी था पेपर वन का। और जो पेपर टू वाले रहेंगे तो इसमें अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका ये सेम पैटर्न होता है CDP का, लेकिन दूसरा पार्ट बोलकर आता है। नेक्स्ट जो 31 रहेगा तो उसमें सेकंड पार्ट, तो बहुत सारे जो नए होते हैं तो पार्ट 2 लिख कर आता है। तो पार्ट 2 मैथ साइंस वालों के लिए रहता है। और अभी बहुत सारों को MSc लिख कर आया है, तो उसका मतलब है मैथ साइंस। मतलब पेपर में उनको लग रहा है कि उनका MSc नहीं हुआ है तो उस पर आ गया। तो ये पेपर 2 पार्ट 2 में आता है मैथ साइंस। और पार्ट 1 3 जो रहेगा तो वो SST। बहुत सारों को SSC लिख कर आया हो, सोशल साइंस। वो समझ रहे कि हमारा क्वालिफिकेशन इससे ज़्यादा था, तो SSC क्यों आया। तो उनको यहाँ से चालू करना है, ये नहीं लेना है। जो मैथ साइंस वाले रहेंगे पार्ट 2 करेंगे सिर्फ। और पार्ट 3 जो रहेगा तो ये रहेगा, लेकिन उसके ऑप्शंस पूरे सेम रहेंगे, मतलब उसके जो सीरीज रहेंगी तो वो 31 to, ये मैथ्स वाला 31 to 60 यहाँ तक रहेगा। और 60 के बाद 60 to 90 तक 90। हाँ साइंस रहेगा। और जो सोशल साइंस रहेगा वो 31 to 90 तक ये पूरा चलेगा। और बाकी ये L1 L2 सेम रहेगा इनके लिए भी, L1 और L2। तो उस वजह से यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना रहेगा, ये सीक्वेंस ऐसी रहेंगी इस तरह से पेपर 2 के लिए भी। तो ये उसका पैटर्न रहेगा जिसमें सबके लिए एक ही रहेगा ये। और OMR शीट को खराब नहीं करना है, मतलब अगर आपने किसी ने गलती से अगर ये MSc या फिर कोई भी रहेगा तो डार्क सर्कल जो रहेगा, राउंड सर्कल जो करने का, अगर उसको वो गलत करता है, दूसरा करता है, 1 अटेम्प्ट में ही करना है आपको। अगर आपने दूसरा कर दिया तो आपका पूरा मार्क्स गया। आपने अगर उसको थोड़ा भी किया। और उसी तरह से क्वेश्चन है कि इससे पहले एग्जाम में बहुत सारों का एक्सपीरियंस आया था कि जो ग्लाइड पेन वगैरह जो थे, इससे मतलब OMR शीट खराब हो रही थी। OMR शीट पर धब्बे पड़ रहे थे, स्पॉट्स पड़ रहे थे। तो इसका इस्तेमाल मत कीजिए, इसको क्या कर देना है, अवॉइड कीजिए इसको। और बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए। बॉल पेन जैसे कि तो इसमें क्या होगा कि जल्दी सूख जाएगा। तो बॉल पेन्स लीजिए, ब्लैक अगर आप लेते हो तो बेस्ट है। अगर ब्लू भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्लैक वाला अच्छा रहेगा। तो ये ग्लाइड पेन्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इससे वो खराब हो रहे थे और पीछे धब्बे पड़ रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक ही OMR शीट आप डार्क सर्कल कर रहे हैं, उसको दूसरा स्पॉट पड़ गया वहां पर गलती से, तो वो काउंटिंग में जो, क्योंकि ये OMR शीट के थ्रू जो आते हैं OMR शीट रीडर्स, तो उसके थ्रू मशीन से वो कंप्यूटराइज वे में होते हैं डिटेक्ट, तो उसमें आपके मार्क्स कम पड़ सकते हैं। इस तरह हो सकता है। ये एक अहम बात है सर कि जो अपना फर्स्ट शीट है तो सेकंड भी अपने को वही शीट का कोड लेना है। जैसा एम रहा तो एम ही। बहुत से बच्चे इसमें दूसरा कोड लेके बहुत बड़ी मिस्टेक करते सर, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे नंबर बहुत जाते हैं, वो भी गाइड कीजिए प्लीज। सेट डिफरेंट की अगर बात करें तो मतलब सेम एज मेन बुकलेट। तो ये कौन सा रहेगा? सब्जेक्ट। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर उनके पास अवेलेबल है
तो लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर उनके पास अवेलेबल ही नहीं है बुकलेट सेम, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ये चल जाएगा। मतलब सेम बुकलेट मतलब जो होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मेन जो सब्जेक्ट रहेगा, तो उसका जैसे कि आपके मेन बुकलेट का सेट सपोज कीजिए, मेन का कोड है ए, और आपको उर्दू का कोड या फिर जो भी सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट का अगर आ रहा है डायरेक्ट क्यू, तो ये चल जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि उनके पास अगर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि क्यू आर एस ऐसा नाम रहेगा, ये सेट का क्या रहेगा, सब्जेक्ट का क्यू आर एस टी, और मेन बुकलेट का ए बी सी डी, ऐसे भी होता है कभी। तो कभी कभार ही ऐसा होता है कि वो सेम आता है, अगर उनके पास अवेलेबल है तो बात कर सकते हैं आप, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो ये किसी किसी को लगता है कि बिल्कुल उनको गलत प्रोवाइड कर दिया गया वहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो उसका सेट होता है, तो सेट के हिसाब से जब एक जो हमारी आंसर की भी आती है, तो जो उर्दू का कोड रहेगा, तो उर्दू के हिसाब से जो कोड दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कुछ केसेस में, तो ये होता है ऐसा अक्सर बुकलेट के हिसाब से भी, मतलब सेम नहीं मिलने से, अगर उनके सर पास ये जो कोड अवेलेबल का नहीं। है ना, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली बता दीजिएगा ना, जो फिर छोटी सी वीडियो भी बना के बता देंगे ना, तो हमको आइडिया मिल जाएगी। हाँ, इसको हम अभी बता देते हैं आपको डायरेक्टली। जब तक और जिसके सवालत है वो सोचिए। जैसे कि अभी 2024 की एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ओपन करने तक जब तक आप आपके डाउट्स याद कीजिए। जैसे कि ये एक ऐसे सेट आया था, तो जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो उसका एक सेट होता है। जैसे कि ये 2024 का, ये P1 मतलब पेपर वन है, और इसका कोड कहीं लिखा होता है, जैसे जे है, तो ये जे क्या है, इसका कोड था, जो कि जे सेट वाले स्टूडेंट्स को मिला है। अब अगर उनको उर्दू का अगर देखें या मराठी, तो अभी देखिए इसमें जे के साथ जे ही है सेट, मतलब सेम। तो कुछ टाइम पर ऐसा होता है कि जे वालों को जे मिलता है डायरेक्टली, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जे के अलावा अगर उर्दू का अगर अलग मिलता है, क्यू आर एस टी मतलब ऐसे में, तो वो उनके हिसाब से अगर उनके पास बिल्कुल भी नहीं है सेट, तो वो भी चल जाता है इस तरह से। जैसे यहाँ पर सेट लिखा होता है जे, तो पहले ये उनसे पूछना है कि मतलब आपके पास में जो सेट है, यानी कि जे के हिसाब से जे वाला देख कर लेना है, जैसे कि उर्दू का पूरा जे है, तो जे के हिसाब अकॉर्डिंग में जे वाला सेट लेना है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा, और कौन ऊपर रहती वो लिखा पढ़ जिसमें बैठ जाती शादी म्यूट करके रखिए, म्यूट सारे जो जो ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया पॉइंट। मतलब आपको उर्दू का जो सेट मिलेगा वो वही होना चाहिए पहले, और अगर नहीं होता तो कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनको दूसरा सेट भी रहेगा, तो उसके हिसाब से वो हो जाता है मैनेज। सर एक मिनट, क्वेश्चन पेपर 2024 का करा रहे हैं क्या? नहीं, ये डाउट सेशन चल रहा है, डाउट, ये जो जो डाउट्स है उसके बारे में बात चल रही है अब। उसके अलावा और कौन सा डाउट है बोलिए। ये वाला था कि सब्जेक्ट का सेम डिफरेंट जो आएगा, तो अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो देगा, और कुछ केसेस में जो अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपको वही करना रहेगा, वो भी राइट रहेगा। मतलब एक बार उनसे पूछ लेंगे हम, अगर डिफरेंस आए तो, है ना सर? हाँ, राइट। वो गाइड करेंगे हमें। अच्छा। उसके ठीक अलावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। उसके बाद में है कि डिफिकल्टी लेवल।
तो डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा क्वेश्चन पेपर का, तो वो मतलब ट्रिकी बनाते जा रहे हैं। तो अब इसमें ऐसा रहेगा कि रूट क्वेश्चंस अभी तक के जितने भी आपने पढ़े होंगे, तो बिल्कुल वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस वालों से। ये इस वजह से क्योंकि जितने स्टूडेंट्स मतलब उसमें रूट जो वर्ड्स रहेंगे, रूट या फिर उसमें बेसिक लेवल से जो रहेगा, तो बेसिक बुनियादी चीजें जो आएंगी उसमें फाउंडेशन लेवल के, तो इसके अकॉर्डिंग वो सवालात पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस जो आएंगे। और क्या क्वेश्चन है इसमें? तो इसके लिए मतलब क्या करना है कि आपको डायरेक्ट डायरेक्ट जो है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स जो हम देखते हैं, जैसे कि पॉजिटिव वर्ड्स में मतलब ज्यादातर क्या आता है कि मीनिंगफुलनेस वाले आते हैं, मीनिंगफुलनेस वाले आते हैं। और इसी तरह से क्या क्या आते हैं, ऐसे बहुत सारे जो हमने पिछले जो क्वेश्चंस में देखा है, तो वो ऐसे सवाल जो रहेंगे पहले वाले वीडियो से आप कर लेंगे तो उसमें हो जाएगा। और क्या क्या आपके डाउट्स है वो पूछिए। अभी तक के इतने सारे डाउट्स हुई है कवर, कल को एग्जाम को लेकर और कुछ डाउट्स होंगे अगर। और यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं कि यहाँ से अगर आपने 5 आवर्स ले लिए, अगर यहाँ से यहाँ से अगर कोई कंफ्यूज है कि किसकी स्टडी करना है, तो टेक 5 आवर्स लेना है। बहुत सारों को लगता है कि मतलब हमारी स्टडी हो गई है, और वो लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को मतलब छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, जैसे कि सीडीपी स्किप कर देंगे। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 1 आवर ईच लेना है और उसकी स्टडी यहाँ से कर लेना है इस हिसाब से। और इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब डायरेक्टली नोट्स वगैरह। तो इसमें सरसरी वे में मतलब आप पूरे चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। इसी तरह से और कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स? सर रिस्ट वॉश वगैरह अलाउड नहीं है ना सर? जी क्या पूछे, फिर से पूछिए। रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है ना सर? घड़ी नहीं पहन हाँ, सकते हैं ना? रिस्ट वॉच वगैरह बाकी सारी चीज़ें कुछ भी अलाउ नहीं रहेगा, सिर्फ पेन लेकर जाना है वहाँ पर। रफ वर्कशीट वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी। फिर से एक मरतबा जो लोग बाद में ज्वाइन हुए वो देखते हैं कि अगर फादर नेम हस्बैंड नेम का अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तो आधार के साथ आप पेन वगैरह रख सकते हैं। वहाँ पर आप उनको बता सकते हैं उसके ऊपर फादर नेम प्रूफ, क्योंकि उनको प्रूफ लगता है। फिर उसके साथ में एक आपको क्या करना होगा, ये ओरिजिनल लेके आना है। और अप्लीकेशन जो रहेगा आपका, तो एक अप्लीकेशन के लिए लिख कर देना होगा, तो उसके लिए पेन लेकर जा सकते हैं आप। पेज लेकर जाना है, ब्लैंक पेज, उसके ऊपर आप लिखकर उनको जब दे देंगे तो तब वो एक्सेप्ट करेंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सेंटर पे कभी कभार में आपको आधार कार्ड की कॉपी वगैरह भी रखना पड़ सकती है। तो ओरिजिनल भी अगर आप रखेंगे, तो अगर उसके साथ अगर अटैच करने की ज़रूरत पड़ी, तो आप उसकी एक कॉपी भी लेकर जाइए कि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना आने पाए। तो आप इसकी कॉपी भी, एक जेरॉक्स कॉपी निकाल लीजिए, एक्स्ट्रा में रख कर जाइए हॉल टिकट की उसकी, क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम अगर जिसको लगता है उनको। उसके बाद OMR शीट जो रहेंगी, तो उसको मतलब स्टार्टिंग टाइम वगैरह जब स्टार्ट करेंगे, सीट नंबर इसको सर्कल करके लिखना है। और ये फर्स्ट लैंग्वेज वाले जितने भी है, तो 91 to 120 ही सॉल्व करना है। और सेकेंड लैंग्वेज वालों को करना है 121 to 150। बाकी ये टाइम की अगर बात की गई थी कि रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है, तो वो लोग 8:30 तक भी पहुँचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खास तौर से जानबूझकर और लेट नहीं होना है, मिडिल टाइम में जाइए 8 बजे तक। और पेपर 1 जो है, तो पेपर 2 9:30 to 2 PM तक चलेगा।
और जो पेपर 1 वाले अब जाएंगे, रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे दिया हुआ है, तो वो 1 बजे तक भी पहुँचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। 12:30 1 तक पहुँचने के बाद फिर 1 से 2 में उनका वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद 2 से 4:30 में ये पेपर रहेगा। और टाइम मैनेजमेंट, स्टार्टिंग सब्जेक्ट वगैरह करना है तो इजी टू डिफिकल्ट लेवल पे आपको जाना है। जैसे कि सीडीपी हो गया, उर्दू हो गया, तो इजी वे से लेकर आप डिफिकल्ट में स्टार्ट कर सकते हैं। डिफिकल्ट वाले को सबसे लास्ट में रखना है। रफ वर्क के वास्ते वहाँ पर लास्ट पेपर पेज मिलेगा। पेपर 1 वालों का ये इस तरह से रहेंगी सीक्वेंस। आप जंप भी कर सकते हैं। किसी का अगर ईवीएस बहुत अच्छा है तो वो डायरेक्टली 91, मतलब डायरेक्टली कहाँ से 61 से चालू कर सकता है, 61 to 90 ऐसे में। तो वो अगर मैथ्स को स्किप करके डायरेक्ट ईवीएस करना चाह रहा है तो कर सकता है। वो सीडीपी करना चाह रहा है वो कर सकता है। लैंग्वेज 1 में अगर उर्दू है तो उर्दू ले सकता है। तो उसको जो भी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन देख कर करना है कि लैंग्वेज 1 में जिसने भी जो भी रखा है सब्जेक्ट, तो भले उसने कुछ भी रखा हो 20 लैंग्वेज में, 91 to 120 ही करना है। और लैंग्वेज 2 वालों को 121 से 150 ही करना है। उसी तरह से पेपर 2 वालों को पार्ट 2 आता है मैथ साइंस वाला, तो वो उसको स्किप करके एसएसटी करना है जो एसएसटी वाले रहेंगे। और अगर एस साइंस वाले हैं तो उनको पार्ट 3 बिल्कुल नहीं करना है। उसको मैथ साइंस के बाद डायरेक्टली उनको लैंग्वेज पर आना है। और ग्लाइड पेन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते मैं, आप डायरेक्टली बॉल पेन्स वगैरह ये इस्तेमाल कर ले तो ये अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट के शीट का भी आपको बता दिया गया, डिफरेंट भी हो सकते हैं वो। डिफिकल्टी लेवल अभी यहाँ से ट्रिकी हो सकता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपकी स्टडी भी है। अगर तो आप उसको क्या कीजिए, अभी बैठकर जो 5 आवर्स में से 1 आवर ईच जो निकालेंगे, तो उसमें से आप उसको एक उसके ज़्यादातर रूट क्वेश्चंस देखिए क्या है और उसको समझिए। जैसे कि अगर बीमारियों के ऊपर आ गया कि लर्निंग डिसेबिलिटीज वगैरह पर आ सकता है तो उसको अलग वे में पूछ सकता है। और नर्वस सिस्टम सब में आता है ज़्यादातर, न्यूरोलॉजिकल जो जुड़ा हुआ होता है पार्ट, तो वो सारे जितने भी डिसलेक्सिया वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगे, अफेजिया वगैरह। तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि डायरेक्टली रीडिंग डिफिकल्टी ना कहते हुए में वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ सकता है। ऐसे में तो हमको ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है कि ये शायद इसका नहीं रहेगा। तो वो सारे रूट क्वेश्चन के हिसाब से जब आपकी स्टडी हो जाएंगी तो आप उसको, ये डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस। कि अभी तक का उनका जो भी पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न ऐसे चल रहा है कि ट्रिकी बनाते जा रहे हो। कि मतलब पहले बहुत आसान आसान थे तो ऑनलाइन से अवेलेबल हो गए बहुत सारों को, उससे उन्होंने स्टडी करके बहुत ही उस पर कमांड हासिल कर लिया, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा और ट्रिकी करते जा रहे हैं। तो ये रहेगा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस डाउट से कल के रिगार्डिंग। तो 3 मिनट बचे हैं तो उसमें पूछ सकते हैं और कोई क्वेश्चंस क्वेरीज। तो ठीक है, इसको यहाँ पर एंड करते हैं और इसके बाद में इसकी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगी।